children, we had done the first paragraph till here and we had to start from worried by the developments. इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमने क्या करा था लास्ट वीडियो में, बल्कि द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि महात्मा गांधी को और लोगों को कनेक्ट करने के लिए विद स्वराज, उनको चाहिए था कि वो कनेक्ट करें लोगों को ताकि वो चाहे फ्रीडम और एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करें महात्मा गांधी। तो उन्होंने यही करा, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिच और पुअर सब यूज़ करते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। यूनाइट नेशन करने के लिए उन्होंने सॉल्ट का ज़रिया लिया और 31 जनवरी 1930 में उन्होंने एक लेटर भेजा वाइसरॉय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी और ये 11 डिमांड्स थी डिफरेंट क्लासेस की, मतलब किसी एक क्लास पे फोकस नहीं करती थी। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, ये सबकी डिमांड्स कवर करती थी। देन द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल द डिमांड वाज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब सॉल्ट टैक्स के अबॉलिशमेंट के लिए भी उन्होंने एक डिमांड रखी। नाउ द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। मतलब उन्होंने दिखाया कि सॉल्ट कितनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो भी द ब्रिटिशर्स इम्पोज टैक्स। महात्मा गांधी का लेटर इन अ वे वाज अल्टीमेटम, इसका मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा इन द प्रीवियस वीडियो। और अगर उन्होंने बोला था अगर डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफ़िल नहीं करी जाएंगी, उन्होंने लेटर भेजा था 31 जनवरी को, उन्होंने उनको टाइम भी दिया था और उन्होंने कहा था 11 मार्च को अगर ये डिमांड्स फुलफ़िल नहीं करी गई तब कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी। बट इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, तो महात्मा गांधी ने अपने फेमस डांडी मार्च चालू करी, जो साबरमती आश्रम से लेकर एक गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी तक थी। महात्मा गांधी जब भी रुकते थे तब वो लोगों को बताते थे अपने कि उनका मतलब क्या है स्वराज से और वो कैसे पीसफुली डिफाई कर सकते हैं ब्रिटिश को। 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँच गए डांडी पे एंड ही वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर एंड दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसने मार्क करा था बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट डिफरेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से? यस, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने ये बोला था कि सिर्फ हम लोग कोऑपरेट करने से मना नहीं करेंगे पर हम डिसओबे करेंगे हर लॉ को। सो उन्होंने ब्रेक करे हर लॉज, दे आस्क्ड टू ब्रेक लॉज। Now thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories. सबने मैन्युफैक्चर करा और सॉल्ट कंपनीज़ के सामने ही जाके शो भी करा। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ वैसे वैसे जो फॉरेन का क्लॉथ है उसको भी बायकॉट होना चालू हो गया था। लिकर शॉप्स अगेन वर पिकेटेड। पीजेंट्स रिफ्यूज़ टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। पीजेंट्स को जो रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स पे करना पड़ता वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। विलेज के ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दिया और कई जगह फॉरेस्ट लॉज भी वायलेट करे गए। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑल ऑफ दिस कि जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करा तो उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या था, वो ये था। ओके
Then, worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. अब इतना सब रिवॉल्ट देखकर जो गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया एक एक करके, और दी अरेस्ट टुक प्लेस इन मैनी प्लेसेस, और इसीलिए वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयर्स और लोगों के बीच में हुई. When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. मतलब armored cars मतलब जो loaded cars, मतलब जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो एम्यूनेशन लेके चल रहे थे, गोली वगैरह का सामान, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल वो लेके चल रहे थे, और उनको पुलिस फायरिंग का भी सामना करना पड़ा जिसमें कई लोग मर गए थे. एक महीने बाद महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट कर लिए गए थे. तो कई इंडस्ट्री के वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन. ये जितना भी ब्रिटिश ने बनाया था उनको सब अटैक करने लग गए, पर ये गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा एक रिप्रेशन से. तो पीसफुल सत्याग्रही को अटैक करा गया जिसमें वुमेन और चिल्ड्रन भी मौजूद थे. मैनी वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड. So 1 lakh people were arrested when महात्मा गांधी was arrested. उसके जब सपोर्ट में जब लोगों ने रिवोल्ट करना चाहा तब उनको सप्रेस कर दिया गया था. अब ये सिचुएशन देखकर अपनी कंट्री की महात्मा गांधी ने फिर से डिसाइड करा कि वो मूवमेंट को वापस ले लें. पहले भी उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यही करा था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौराहा एंड मैनी अदर वायलेंट केसेस. So Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931. अब ये देखकर उन्होंने एक पैक्ट लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने एक पैक्ट बनाया ऑन 5th March 1931. इस पैक्ट से गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. The Congress has boycotted the first. अब जब आपको याद होगा, वेट अ मिनट, ओवर ईयर साइमन कमीशन में इधर बोला गया था कि अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी एंड देयर वर अ फ्यू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. अब अपना डिसकंटेंट मतलब अपने सहमति नहीं देने का कांग्रेस ने एक वो करा था जिसमें दे डिसाइडेड नॉट टू गो इनटू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. मतलब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया था. तो जब गांधी जी ने इरविन के साथ पैक्ट बनाया तब गांधी जी ने वो करा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे इन लंदन, और गवर्नमेंट ने अग्री करा सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने से, कि वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे. और दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. मतलब बात नहीं हो पाई, जितनी भी नेगोशिएशंस थी वो नहीं हो पाई और ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. पर जब तक वो इंडिया आए, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में थी, तो जब वो इंडिया आए उन्होंने डिस्कवर करा कि जो गवर्नमेंट थी एक उसने नई साइकिल ऑफ रिप्रेशन मतलब न्यू वेज ऑफ रिप्रेशन चालू कर दिए थे. गफर खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में थे. कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था और बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारी रूल्स बनाए गए थे कि प्रिवेंट करा जाए मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट से. मतलब ऐसे रूल्स बना दिए गए थे कि
मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट्स हो ही ना पाए। With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedient movement. For over a year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. अब जब वो वापस आए इंडिया तो उन्होंने देखा कि गफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे, बल्कि गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देना चाहिए था, पर उन्होंने फिर से उनको जेल में ले लिया था और कांग्रेस को भी इलीगल घोषित कर दिया गया था। काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए थे जिससे मीटिंग, डेमॉन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट्स प्रिवेंट करे जा सके। इन सब के चक्कर में महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, पर 1 साल के बाद उसका मोमेंटम ख़त्म हो गया था। मतलब जैसा पहले था, क्योंकि अब जब आपकी मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, आपके डिमॉन्स्ट्रेशंस नहीं हो पा रहे हैं, आपके बॉयकॉट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई चीज़ खुल के हो ही नहीं पा रही थी। इट्स लॉस्ट दिस मोमेंटम, मतलब जितने भी एनर्जी से लोग कर रहे थे, पर वो धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म हो गया। मूवमेंट भी टाइम के साथ ख़त्म हो गया। तो 1934 तक मूवमेंट इन अ वे ख़त्म हो गया था। अगर मैं पूछूं कि वाई महात्मा गांधी रीलॉन्च मतलब फिर से लॉन्च करा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ऐसा क्यों? तब आप लिखोगे कि जब महात्मा गांधी वापस आए थे फ्रॉम दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने डिस्कवर करा कि गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal. A series of measures have been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. So Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement, but the movement lost its momentum by 1934. So आपको ये सब लिखना होगा, ओके? कोशिश करो कि आप इनको जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप उससे लिखो, पॉइंट्स में लिखो जब आप आंसर लिखते हो. वेट अ मिनट, अभी मैंने डिस्कस करा था. फर्स्ट पॉइंट होगा दैट व्हेन ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. This will be the first point. इतना ये बड़ा होगा. Then second point आएगा Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. Third point, Congress had been declared illegal. Fourth point, a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. Then you will write Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. Okay. Now as we are reading nationalism in India, so we should read this blue box also. To the altar of this revolution we have brought our youth as incense. Many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. अब ये तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की जो सपोर्ट कर रहे थे नॉन वायलेंस को, सत्याग्रह से वो जीतना चाहते थे अपनी स्वराज. बट हमारे नेशन में कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो ऐसा नहीं चाहते थे, मतलब चाहते नहीं थे. दे डिसाइडेड दैट कि जो स्ट्रगल है वो सिर्फ नॉन वायलेंस से नहीं जीता जा सकता, उसके लिए वायलेंस भी ज़रूरी है. सो इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA was founded at a meeting in फिरोज शाह कोलता ग्राउंड इन दिल्ली. तो एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई इन दिल्ली. उसके लीडर्स थे भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष.
In a series of dramatic actions in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power. अब कई ड्रामेटिक इवेंट्स जब ले रहे थे प्लेस में इंडिया में, तब HSRA ने ऐसे चीज़ों को अटैक करा जो ब्रिटिश पावर शो करते हो. In April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar दत्ता थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब भगत सिंह और बातुकेश्वर दत्ता ने एक बॉम्ब थ्रो करा लेजिस्लेटिव असेंबली में. इन द सेम ईयर देयर वाज एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ट्रेन दैट लॉर्ड इरविन वाज ट्रैवलिंग इन. अब उसी साल एक अटेम्प्ट भी करा गया कि जिस ट्रेन में लॉर्ड इरविन ट्रैवल कर रहे हैं उस ट्रेन को ब्लो कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए. Bhagat Singh was 23 when he was tried and executed by the colonial government. Now भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे, 23 years के थे जब उनको एग्जीक्यूट कर दिया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने. During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol, but wanted a revolution in the society. उन्होंने अपने ट्रायल में बोला था कि वो ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते थे कि बॉम्ब यूज़ करो या पिस्टल्स यूज़ करो, बट वो रेवोल्यूशन चाहते थे सोसाइटी में. रेवोल्यूशन इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड. Freedom is imprescriptible birthright of all. The laborer is the real sustainer of the society. To the altar of this revolution we have brought our youth and increase, for no sacrifice is too great for so magnificent a cause. We are content. We await the advent of revolution. Inqilab Zindabad. So these are beautiful words written said by Bhagat Singh. So you should really go through all this. Okay, अगर आपको इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो I am always there. You can just drop a message on the group. Now coming back to section 3.2, how पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. पार्टिसिपेंट्स मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है वो कैसे देखते थे मूवमेंट को. लेट अस नाउ टेक अ लुक एट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन्होंने कब ज्वाइन करा था, उनके आइडियल्स क्या थे और उनके मतलब से स्वराज, उनके नज़रिए से स्वराज का क्या मतलब था. I don't think that we will be able to start this because it's about time. So we will start 3.2 in the next video only. Okay. I have discussed the main question and answers that I'll be giving in the video. Okay. So if you have any doubt आप ग्रुप में पूछ सकते हैं. And let us take a quick review for what we have done. हमने देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से. ओके, इट इज़ इन दिस पैराग्राफ. देन जब ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, दिस रिवॉल्ट, दिस इफ़ेक्ट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, तब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए. दिस इज़ इन दिस पैराग्राफ मेनली. ओके, कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, लाइक कितने रिप्रेशन, कितने ब्रूटल स्टेप्स लिए थे उन्होंने. देन व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द
नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका भी आंसर इसी में ही है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस, ये जो वायलेंस हो रही थी कंट्री में उसकी वजह से। सो इसका भी सेम ही आंसर होगा, इट विल बी द सेकेंड पैराग्राफ ओनली। ओके, और जब मैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करूं तो उसकी कंडीशंस दे आर रिटन ओवर हियर। ओके, आई एम इरेजिंग दैट पार्ट, क्या आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, एंड उतना ही नहीं करना जितना आई एम सेइंग, यू कैन यूज़ योर माइंड एंड आप अपने हिसाब से अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। ओके।